थैंक यू गुंजन जी। आप मुझे बताइएगा कब शुरू करना है। थैंक यू सत्यकेती मिश्रा जी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अम, नमस्कार आप सब लोग जो आज जुड़े हैं प्लेयर्स एक्ट के पेज पे और इस सीरीज ऑफ डिस्कशंस में जो पिछले 5-6 दिन से चल रही हैं ऑन लेट्स टॉक अबाउट चिल्ड्रन। चलिए बच्चों के बारे में बात करते हैं। अम, मेरा नाम चोइती है। मैं दिल्ली और बम्बई में के बीच में दोनों शहरों में काम करती हूँ। मेरा बेस दोनों शहरों में है और ट्रैम आर्ट्स ट्रस्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ। ट्रैम आर्ट्स ट्रस्ट नॉट नॉट फॉर प्रॉफिट आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसका स्पेशल फोकस है ऑब्जेक्ट थिएटर और बच्चों के साथ काम। एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे हमारे सारे हमारे काम का, हमारे विजन का, हमारी पैशन का। इससे पहले कि मैं ऑब्जेक्ट थिएटर में आऊँ, मैं बहुत संक्षिप्त में, बहुत कम में थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दे देती हूँ। हाय मनोज। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड देती हूँ कि मैं कहाँ से आई। हाय कनुप्रिया। हाय। कि मैं कहाँ से आती हूँ, क्या और क्या क्या करती हूँ, क्योंकि ये बैकग्राउंड मुझे अब जाके रियलाइज़ हुआ है कि मेरे काम के फ़िलॉसफीज़ में जो चॉइसेस मैंने की हैं उस सब पे बहुत इन्फ्लुएंस डाला है। माफ़ कीजिएगा, मेरा फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली है। तो हिंद जबकि मैं दिल्ली की लड़की हूँ, मैं हिंदी बहुत अच्छी बोलती हूँ। लेकिन अगर बीच बीच में थोड़ी सी बांग्ला और थोड़ी सी अंग्रेज़ी आ जाए तो समझ जाइएगा। बंगाली और हिंदी आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर, काफ़ी एक जैसे हैं। अ, तो मैं खुद एक प्रोडक्ट हूँ चिल्ड्रंस थिएटर की, थिएटर का। क्योंकि मेरी फैमिली थिएटर से है। मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरे दादा नाना, उनके पूर्वज सब थिएटर करते हैं। वो हर गांव में एक नौटंकी वाला परिवार नहीं होता, अ, वो हमारा परिवार वो वाला परिवार था। फिर सब जब बंगाल के गांव से निकल के दिल्ली माइग्रेट हो गए, तब भी उन्होंने यात्रा का जो उनकी आदत ही थी वो जारी रखने की कोशिश की। नमस्कार कुंदन जी। जात्रा बंगाल का आप सबको पता ही होगा, बंगाल का फोक थिएटर फॉर्म है। तो हमारी फैमिली वो करती थी। तो मेरा पूरा बचपन करीबन जब मैं 5-6 साल तक की थी तो मेरे दादाजी और नाना जी की यात्रा कंपनी के साथ टूर करते हुए ही बीता।
फिर जब मैं स्कूल जाने की एज पे हो गई तब मुझे स्कूल में डाल दिया गया और वो यात्रा कंपनी धीरे धीरे उसका चलन खत्म हो गया, वो कंपनी बंद हो गई। वन ऑफ एक कारण इसलिए भी था क्योंकि यात्रा में जो ट्रेडिशनली जिस तरह से कहानियाँ कही जाती थी उस तरह से कहानियाँ अब मेरे फादर जो कि इन अ सेंस इनहेरिटर थे उस यात्रा कंपनी के, वो उस तरह की कहानियाँ नहीं कहना चाह रहे थे क्योंकि मेरे पिता का स्पेशल पैशन था चिल्ड्रंस थिएटर विद स्पेशल एम्फोसिस इन थिएटर एंड एजुकेशन। ये उनका स्पेशल इंटरेस्ट था और वो आज तक भी वही करते हैं। तो फिर तो उनके साथ मैं फर्स्ट एज अ चाइल्ड एक्टर, फिर जब धीरे धीरे बड़ी होती गई एज अ चाइल्ड एक्टर, देन एज अ मैनेजर इन द कंपनी, फिर राइटर, फला फला जो सब थिएटर फैमिलीज में होता है कि करते करते तो सब कुछ ही करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे मैं फैसिलिटेटर भी बन गई। जो मैं बच्चों के साथ भी काम करती थी और बच्चों के लिए भी नाटक करती थी, जबकि मैं खुद ही एक बच्ची ही थी। अ, लेकिन पूरा बचपन ऐसे ही बीता है, थिएटर करते करते और बच्चों का ही थिएटर करते करते अ, बीता है। और इस इस अनुभव में बहुत सारी ऐसी एक्सपीरियंसेस हुई जिसका वैल्यू मुझे उस टाइम नहीं पता लगा था, जो बाद में पता लगा जब मैं अपना काम करने लगी। तब वो सारी एक्सपीरियंसेस का जो महत्व था, उस सारी एक्सपीरियंसेस ने मेरी लाइफ के मेरे काम के ऊपर जो इन्फ्लुएंसेस डाले थे, मेरे चॉइसेस के ऊपर जो इन्फ्लुएंसेस डाले थे, उसका महत्व पता लगा। उसमें से एक छोटी सी घटना, मैं आपको एक छोटी सी कहानी एक आपको बताना चाहूँगी क्योंकि वो मेरे मेरे काम के लिए और बच्चों के साथ काम करने के लिए उस पूरी घटना का बहुत महत्व रहा है। अगेन जो मुझे उस टाइम नहीं पता लगा, इन रेट्रोस्पेक्ट बाद में पता लगा। तो मेरे फादर बाल भवन में थिएटर कराया करते थे। 80s और 90s में बहुत बड़ा एक पूरा ड्राइव चला था कि जो बाल भवन जो डिफंक्ट हो गए हैं, जो काम नहीं करते हैं, जो विजन से बनाए गए थे वो विजन बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं, उनको थोड़ा सा रिवाइव किया जाए। तो कुछ थिएटर आर्टिस्ट को बुलाया गया था वहाँ पे बच्चों के साथ काम करने के लिए। तो मेरे फादर जाते थे, करीबन 7-8 साल उन्होंने बाल भवन में काम किया वहाँ बच्चों के साथ। उस टाइम बाल भवन में क्या होता था कि आर्ट्स एंड कल्चर कुछ होता था। बच्चे वहाँ पे आते थे बेसिकली तफरी करने, गप्पे मारने। और बहुत सारे पुरानी दिल्ली के बच्चे आते थे जिनको हम दिल्ली छः के बच्चे कहते थे। और वहाँ पे मैं और मेरी एक और कोलीग और फ्रेंड, हम दोनों जब हम 10-11 साल के थे हमको लेके जाते थे। हम खूब डरते थे वहाँ पे उस माहौल से, उन बच्चों से। हम साउथ दिल्ली के अंग्रेजी स्पीकिंग गुडी गुडी बहुत ही छोटी सी दुनिया वाले बच्चे गए थे वहाँ पे। और उस दुनिया का इतना बड़ा धक्का पड़ा हमको कि हम बहुत ही डरते हुए जाते थे। सारे काफ़ी हमारी उम्र के बच्चे थे, 10, 11, 12, 13 साल के बच्चे थे जो चाकू छुरी लेके आते थे बाल भवन में। उनसे अगर बात की जाए कि बड़े बेटा बड़े होके क्या बनोगे, तो अक्सर वो कहते थे कि मैं तो बड़ा होकर स्मगलर बनूंगा। ये तो शौक हुआ करते थे उनके, ये सपने हुआ करते थे, तो हम तो खूब ही डरते थे। लेकिन 7-8 साल थिएटर करने के बाद उनमें से कुछ एक बच्चे थे जो ईयर 1 से लेके ईयर 8 तक सारे साल वो लगातार जुड़े रहे। उन्होंने सारे नाटक किए और वो काम समर में ज़्यादा होता था, लेकिन सिर्फ समर में नहीं होता था, राउंड द ईयर पूरे साल काम होता था उनके साथ। तो वो इन अ सेंस 7-8 साल काफ़ी वो थिएटर में डूबे रहे। जी हाँ, दिल्ली का बालभवन मनोज। तो काफ़ी थिएटर में डूबे रहे। और उस 7-8 साल के बाद उन बच्चों में जो परिवर्तन आया कि आज उनमें से एक एक लड़का जो है वो विजुअल आर्टिस्ट है, एक लड़का फोटोग्राफर है, दो लड़के जो हैं वो प्रोफेशनली चिल्ड्रंस थिएटर करते हैं, थिएटर फॉर यंग करते हैं। एक उनमें से एक
तुर्कमान गेट में, जहाँ से वो आए थे, जहाँ वहाँ जहाँ पे वो खुद पले बड़े थे, वहाँ के बच्चों के साथ काम करते हैं, किस्सा गोई करते हैं, विद द फिलॉसफी कि थिएटर ने मेरे लिए जो किया, मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों को उसका मौका मिले, उनको भी ये मौका मिले कि थिएटर उनके साथ भी वो कर पाए, क्योंकि मेरी लाइफ बदल दी थिएटर ने। मैं तो स्मगलर बनने वाला था, यही तो मेरा सपना था। और एक और जो है वो भी थिएटर फॉर यंग करते हैं प्रोफेशनली ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर में। वो एसिटेज इंटरनेशनल में भी, एसिटेज के बारे में मैं बाद में बात करूँगी, एसिटेज इंटरनेशनल में भी काम कर चुके हैं। और तो आई थिंक ये एक्सपीरियंसेस मुझे बहुत इसलिए याद है क्योंकि जब भी कोई मुझसे पूछता है कि तुम बच्चों के साथ काम क्यों करती हो, उसमें से बहुत सारे कारण हैं। उनमें उसमें से एक कारण ये जो बचपन का एक्सपीरियंस है ये भी है, क्योंकि अपनी आंखों के सामने मैंने थिएटर को, लोगों के, बच्चों के लाइफ बदलते हुए देखे। और सिर्फ सिर्फ उन बच्चों के नहीं, हमारे भी, मेरी लाइफ बदल दी थिएटर में। इन सालों को जो जब मैं एज अ चाइल्ड एक्टर, एज दूसरों की कंपनियों में अलग अलग लोगों के साथ काम करती थी, इनको मैं थोड़ा सा अपना इनवॉलंटरी लर्निंग फेज कहती हूँ। इन सालों में जब मैं काम करती चली गई, लेकिन बहुत ज़्यादा थॉट या बहुत ज़्यादा थियोरीज या फिलोसफीज का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं था, मैं सिर्फ काम करती चली जा रही थी, जिसमें बहुत सारी इनवॉलंटरी, अनजाने में ही बहुत कुछ लर्निंग हुई। फिर 2010 के बाद जब मैं ऑब्जेक्ट थिएटर पढ़ने गई और आके फिर मैंने अपना काम शुरू किया, तब उसको मैं अपना वॉलंटरी लर्निंग फेज कहती हूँ। और वॉलंटरी लर्निंग फेज में जब मैंने खुद अपने आप से रिसर्च करना, पढ़ना, थियोरीज बनाना, ये सब काम जब शुरू किया, तब मैंने रियलाइज़ किया वो जो पूरा बचपन का टाइम मैंने बिताया था अलग अलग एक्सपीरियंस के साथ, अलग अलग जगहों पे जाके काम करके, अलग अलग वर्ग के बच्चों के साथ काम करके, अलग अलग बैकग्राउंड्स, अलग अलग तरह के थिएटर करते हुए जो मैंने टाइम बिताया था, वो उस सब का कैसे इन्फ्लुएंस पड़ा। इन अ सेंस मैं बहुत ही लकी थी कि थिएटर फैमिली से आते हुए मुझे ज़बरदस्ती इधर उधर ले जाया गया। बावजूद इसके कि मैं खूब ही चिल्लाती रही, खूब ही प्रोटेस्ट करती रही कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, इतना कल्चर मत कराओ मुझसे। लेकिन ज़बरदस्ती मुझे ले जाया गया। अब उन जाके उन सब अनुभवों का मुझे वज़न पता लग रहा है, क्योंकि मेरे आज के काम में वो कितना योगदान डालता है। जैसे हमने एक उसी थिएटर कंपनी के साथ, आई थिंक वो करीबन 1996 की बात होगी, जब मैं खुद 16-17 साल की थी। तब एक स्पेसेस करके एक प्रोजेक्ट किया था हमने, कि अलग अलग स्पेस में अलग अलग बच्चे किस तरह से स्पेस के साथ रिलेट करते हैं। तो इसमें अपर मिडिल क्लास, ये सारे इकोनॉमिक बैकग्राउंड के का डिवीजन हुआ था, कि स्लम्स में रहते हुए बच्चे, जो रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज में रहते हुए बच्चे, जो पहले स्लम्स में रहते थे लेकिन अब उनको बिल्डिंग्स में दे दी गई हैं, प्लस जिनके अपने घर हैं, अपार्टमेंट सिस्टम्स या बंगलो हाउसेस या चॉल्स, इस तरह के अलग अलग स्पेसेस को इनहेबिट करते हुए बच्चे, ये सब जो, हाय हाय विभा जी। तो ये स्पेसेस का प्रोजेक्ट जो था, जो बच्चों के साथ हमने काम किया था, अगेन अगेन उस बच्चे किस तरह से अलग अलग स्पेसेस में अपनी स्पेस बनाते हैं, अपनी जगह बनाते हैं, चाहे वो फिजिकल स्पेस हो या मेंटल स्पेस हो, अपनी जगह कैसे बनाते हैं। ये ये थॉट अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है अब के मेरे काम में। फिर उसके बाद मैंने कई और जगह काम किया, नया थिएटर में काम किया कुछ साल, फिर बॉम्बे में सुनील शानबाग,
और वहाँ के बॉम्बे के जो कुछ थिएटर आर्टिस्ट हैं उन सब के साथ फिर मैंने काम किया। और कुछ साल मैंने एजुकेशन में बिताया, करिकुलम डेवलपमेंट में। जब मैं ड्रामा विद स्पेशल एम्फोसिस ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर और सोशल साइंसेस, करिकुलम डेवलपमेंट में काम करती थी। एक बहुत ही जाने माने एजुकेशनिस्ट हैं प्रोफेसर A K जलालुद्दीन, उनके साथ। तो ये सारे इन्फ्लुएंसेस रहे मेरे काम में। और फिर 2004 में मैं पपेट्री से जुड़ी, अनुरूपा रॉय कटकथा पपेट आर्ट्स ट्रस्ट दिल्ली के साथ। एंड ये पहला पहला मौका था एक्टर्स थिएटर से से अलग होके इस तरह का थिएटर जिसमें एक्टर या ह्यूमन सेंटर नहीं है, इस तरह के थिएटर में मैं जुड़ी। लेकिन एक तरह की खोज जारी थी कि मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह का थिएटर करना है, किस तरह के थिएटर में मैं पूरी तरह से डूब सकती हूँ। वो जो 2010 में जाके मुझे मिला। ऑब्जेक्ट थिएटर का एक छोटा सा कोर्स निकला, जो कोर्स मैं करने गई, और 1 महीने का कोर्स था वो। और अब 1 महीना कोई भी लंबा टाइम नहीं होता, कोई भी आर्ट वर्क। हाय, हेलो अभिषेक जी। 1 महीना कोई लंबा टाइम नहीं होता कोई भी आर्ट फॉर्म सीखने का। तो इन अ सेंस आप ये कह सकते हैं कि वो 1 महीने का जो कोर्स था 2010 में, वो एक इंट्रोडक्शन था, एक क्रैश कोर्स था ऑब्जेक्ट थिएटर में। और फिर बाकी के जो 10 साल रहे और अभी तक चलते ही जा रहे हैं, वो एक सेल्फ लर्निंग प्रोसेस जो वहाँ से शुरू हुआ था वो अभी चलता जा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि बच्चों के साथ काम एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक बहुत मेजर पोर्शन है हमारे काम का। अ, ये जो सेल्फ लर्निंग प्रोसेस जो मैं कह रही हूँ, ये बच्चों के साथ काम करने करने को मैं अपना स्कूल माना। अ, मुझे दिखा कि मुझे अगर कहीं सीखना है तो मुझे यहाँ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट थिएटर एक बोरोड आर्ट फॉर्म है। वो बहुत सारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आर्ट फॉर्म से बहुत कुछ उधार लेता है, बोरो करता है। अ, अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो 1980 में एक छोटे से ग्रुप ऑफ पपेटियर्स थे, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, हंगरी, इस तरह के छोटे छोटे यूरोपियन देशों में, जिन्होंने एक थोड़ी सी अजीब सी चीज़ की। उन्होंने अपने सुंदर खूबसूरत मैन्युफैक्चर्ड जो पपेट्स हैं, जो स्पेशली थिएटर के लिए बनाए गए थे, उनको उन्होंने साइड में रख दिया और अपने घर से जो टूटी फूटी पुरानी ऑर्डिनरी, बिल्कुल साधारण चीज़ें जो थिएटर के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी गई थी, वो बनी गई थी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी मदद करने, हमारी लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए वो सारी चीज़ें बनाई गई थी। मतलब ये ये एकदम ही साधारण रोज़मर्रा की चीज़ें, इन सारी चीज़ों को उठा लिया और इनसे थिएटर करने लग गए, इनसे कहानियाँ कहने लग गए। तो इसको पपेट थिएटर का कज़न भी कहा जाता है, थोड़ा सा धोखेबाज कज़न, क्योंकि उन्होंने पपेट्री से निकल के तो आए लेकिन पपेट्री से बगावत कर दी। तो पपेट्री से बोरो करता है, एक्टिंग से बोरो करता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट थिएटर में जो ह्यूमन परफॉर्मर है और जो ऑब्जेक्ट है, वो दोनों स्टेज पे बराबर के दर्जे पे परफॉर्म करते हैं। कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं होता। अ, जैसे एक्टर्स थिएटर में एक्टर इज उसके हाथ में जो प्रॉप है, जिसको हम प्रॉप बोलते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक्टर इज ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट और प्रॉप उसको सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्ट थिएटर में ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट थिएटर में ऑब्जेक्ट और ह्यूमन एक्टर दोनों साथ में बराबरी करके कहानी सुनाते हैं। तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा मिल ही रहा होगा कि बच्चों के साथ काम करने में नेचुरल झुकाव क्यों हो गया, और वो मेरा एक नेचुरल स्कूल क्यों बन गया। क्योंकि बच्चों का, ये मैंने रियलाइज़ किया काम करते करते, कि बच्चों का एक बहुत ऑटोमेटिक रिलेशनशिप होता है ऑब्जेक्ट्स के साथ। उनको जितने छोटे होते जाते हैं, उनको
बहुत छोटे बच्चे जो है उनको महंगी टॉयज नहीं देते हैं। वो डब्बे, चम्मच, कटोरी, थोड़ी सी बोतल, थोड़ा सा प्लास्टिक, इस सब से बहुत खुश हैं। तो इस सब और घंटों बिता सकते हैं इनको एक्सप्लोर करते हुए, ऑब्जेक्ट्स के साथ आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करते हुए। बिकॉज ऑब्जेक्ट्स एक तरीका है उनको, उनका ये दुनिया एक्सप्लोर करने का बहुत तरीके हैं, ऑब्जेक्ट्स भी एक तरीका है जिससे वो जो दो वो दुनिया एक्सप्लोर करते हैं, वर्ल्ड अराउंड देम, आसपास की दुनिया को वो एक्सप्लोर करते हैं, उसको समझते हैं। तो ऑब्जेक्ट थिएटर चाइल्ड प्ले से बहुत कुछ बोरो करता है, एनिमेशन से बहुत कुछ बोरो करता है, सिनेमा से बहुत कुछ बोरो करता है, क्योंकि विजुअल आर्ट फॉर्म है, नैरेटिव आर्ट फॉर्म नहीं है। तो बिकॉज ये, क्योंकि ये इतनी सारी आर्ट फॉर्म्स से बोरो करता है, तो ये नेचुरल है कि जो जो जिस तरह वो आर्ट फॉर्म लेके चला जाए उस तरफ हम चलते जाएं, और अ, बच्चों की तरफ वो धीरे 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 खुद ब खुद लेता चला गया हमको। शुरुआत ऐसे हुई कि मैं ये कोर्स करके वापस आई, तो फिर संजना ने मुझसे कहा कि जो पृथ्वी थिएटर चलाती थी, उन्होंने कहा कि आ तो गई कोर्स करके, अब क्या करोगी? मैंने बोला पता नहीं। तो उन्होंने बोला फेस्टिवल है, कार्निवल है, नाटक बनाओ। तो बहुत डर डर के हमने एक छोटा सा नाटक बनाया जो 20 मिनट का नाटक था। और उस नाटक को हमने पृथ्वी कार्निवल में ओपनली परफॉर्म किया, उनका जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे परफॉर्म किया। तो इन अ सेंस वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत इंटीमेट थिएटर और स्ट्रीट थिएटर हो गया। क्योंकि ऑब्जेक्ट थिएटर नेचुरली एक बहुत इंटीमेट आर्ट फॉर्म है। वो उस तरह का आर्ट फॉर्म नहीं है कि हम ऐसे करके पीछे झुक के खैर कोई भी थिएटर उस तरह का आर्ट फॉर्म नहीं होता, थिएटर तो पर्टिकुलरली नहीं ही होता। लेकिन ये पर्टिकुलरली बिकॉज ये ऑब्जेक्ट्स का साइज छोटा होता है और बहुत इंटरप्रिटेटिव आर्ट फॉर्म है। ये आप और दर्शक से डिमांड करता है कि आपको एक कहानी दिखाई जा रही है, आपको कुछ दिखाया जा रहा है, आपको बताया नहीं जा रहा, आपको स्पून फीड नहीं किया जा रहा। तो आप इस कहानी में जो इंटरप्रेट करना चाहते हैं, ये कहानी आपको वो स्पेस दे रहा है कि इसका इंटरप्रिटेशन आपके हाथ में है। तो ये, जैसे मैं कह रही थी, ये वाला आर्ट फॉर्म नहीं है, ये आगे झुक के इस तरह से देखने वाला आर्ट फॉर्म है। बॉडी लैंग्वेज बदल देता है ये दर्शक की। तो इसीलिए वो एक इंटीमेट, और क्योंकि ओपन में परफॉर्मेंस हो रहा था और कुछ हजार, 1,000 लोग देख रहे थे, जिसमें बहुत सारे बच्चे भी थे, जबकि वो नाटक हमने बच्चों के लिए नहीं बनाया था। उसका लेकिन उसका जो इफेक्ट हुआ ऑडियंस के ऊपर, बट एडल्ट ऑडियंस के ऊपर और चाइल्ड ऑडियंस के ऊपर, वो हमारे पूरे लर्निंग कर्व जो था उसका क्लास 1 था। उसका अगला नाटक जो, और किस तरह से क्लास 1 था वो मैं आपको बताऊंगी। उसका अगला नाटक जो हमने बनाया वो वो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए बनाया गया था। वो बच्चों के लिए इसलिए बनाया गया था क्योंकि देखिए, ज़्यादातर ये मिसकंसेप्शन, ये धारणा रहती है कि पपेट्री या ऑब्जेक्ट थिएटर बच्चों के लिए ही होगा। अगर है तो बच्चों के लिए ही है। ये बहुत गलत धारणा है। अगर आप पूरी दुनिया में पपेट्री और ऑब्जेक्ट थिएटर बच्चों के लिए, ये मैं शुरू में ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ, पपेट्री और ऑब्जेक्ट थिएटर बच्चों के लिए नहीं बनाया गया था। अगर आप हमारे देश के पपेट्री ट्रेडिशंस देखें जो 4,000 साल पुराने हैं, रिचुअलिस्टिक हैं, रिलीजियस आर्ट फॉर्म्स हैं, सोशल कमेंट्री होती है, स्पेसिफिकली बच्चों के लिए नहीं बनाया जाता है। ऑल्सो बिकॉज हमारे देश में भी बच्चों के लिए खास नाटक बनना, जो सारे टीआई के लोग हैं, आप लोग फर्स्ट जनरेशन हैं, तो है ही वो नया आर्ट फॉर्म, स्पेसिफिकली बच्चों के लिए नाटक बनाना। तो पपेट्री और ऑब्जेक्ट थिएटर तो बिल्कुल भी नहीं बनाया गया था। और इस एक और कारण था पपेट्री और ऑब्जेक्ट थिएटर का करना कि कैसे
बड़ों को, कैसे लोगों को बचपन तक ले जाया जाए। जो लोग ऑलरेडी बचपन में हैं उनको वापस कैसे बचपन में ले जाओ। तो ये लर्निंग थी कि ये दूसरा जो नाटक जो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए बनाया गया था, जो बनाया था हमने, उसमें वो बनाया ही इसलिए गया था कि ये सीखने के लिए कि ये आर्ट फॉर्म जो इतना सिंबॉलिक आर्ट फॉर्म है, इतना इंटरप्रिटेटिव आर्ट फॉर्म है, इसको अगर मैं बच्चों के लिए करूं, इंटरप्रिटेशन और सिंबलिज्म को बिना हटाए, बिना उसको सिंप्लीफाई किए, बिना उसको जिसको हम कहते हैं कि बच्चों के लिए तो थोड़ा सरल कर दो, बिना उसको सरल किए अगर हम बच्चों के लिए करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट थिएटर जो सिंबॉलिक है, इंटरप्रिटेटिव है, नॉन वर्बल है, और जो डिमांड करता है कि आप लोग अपने अपने एसोसिएशंस बनाएं, तो हम किस तरह से करेंगे। तो नॉन वर्बल प्ले था, नाटक का नाम था बर्ड्स आई व्यू, और बातों को और कॉम्प्लिकेट करने के लिए एक वॉर स्टोरी थी, एक युद्ध की कहानी थी। और वो नाटक बनाते टाइम इस तरह की भी बहुत सारी, जब जिन लोगों से भी मैं बातें कर रही थी, इस तरह के भी बहुत सारे कमेंट आए, बच्चों के लिए तुम वॉर स्टोरी क्यों कर रही हो, बच्चों के लिए बच्चों की कहानी करो ना। तो वहाँ से फिर एक काम का एक ब्रांच निकल आया, जिस पे रिसर्च मैं करती चली गई और आज तक करती चली जा रही हूँ ऑन टैबू टॉपिक्स, कि किन किन बच्चों की स्टोरी क्या होती है, ये कौन सी स्टोरी होती है जो हम बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं, किस एज सुना सकते हैं, किस एज के बच्चों को क्या नहीं सुना सकते। और क्योंकि टैबू टॉपिक्स एक बहुत ही अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स बातचीत है, इसलिए आई थिंक पिछले कुछ एक सेशन में अभिषेक जी ने एक सवाल पूछा था डर को लेके, फियर को लेके, आई थिंक मनोज से पूछा था कि क्या आप बच्चों से डर के बारे में बात करते हैं। और सिर्फ वो डर नहीं कि बच्चे आप रूम में जाते हो तो आपको क्या भूत से डर लगता है, वो बात नहीं, बट रियल डर, एक्सपेक्टेशंस का डर, फेलियर का डर, ऑफ कोर्स स्टेज पे चढ़ने का डर, ये सारी जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डर है, इमोशंस हैं, ये क्या, ये सारी वो टैबू टॉपिक्स के डिस्कशन में आती है। तो जब हम वॉर स्टोरी कर रहे थे तो उसमें वो भी एक इंटरेस्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि भारती कह रही है, हाँ इनफैक्ट सो कॉल्ड स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन आर नॉट फॉर चिल्ड्रन लाइक मैनी फेरी टेल्स। हाँ, फेरी टेल्स में बहुत लेयरिंग होती है, हम ऊपर वाली लेयरिंग बच्चों को, सिर्फ बच्चों को नहीं, खुद भी ऊपर वाली लेयरिंग हम दे देते हैं, और फिर उसको कुरेद के अंदर जाने के लिए थिएटर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो नाटक करते करते, बर्ड्स आई व्यू करते करते हम अलग अलग एज ग्रुप के साथ करते रहे, क्योंकि उस टाइम एज स्पेसिफिक थिएटर, किस एज के लिए किस तरह का थिएटर और किस तरह क्या वर्क करता है क्या नहीं वर्क करता है। देखिए, ये सब हमारे लिए, ये सब मेरे लिए, ये सब एक्सपीरियंशियल है, ये मैंने सब करते करते सीखा है, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा टीआई की नहीं है। अ, जो उसके बाद जो पढ़ा है, जो रिसर्च किया है, वो अ, कुछ एक एक्शन हमने किया, उसका कुछ एक फीडबैक हमको मिला, वो कैसे थ्योरी के साथ कनेक्ट होती हैं, जो थ्योरीज ऑलरेडी ऑलरेडी बनाई जा चुकी हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर हो या पेडागोजी के ऊपर हो, अ, वो कनेक्शंस खुद बना बनानी पड़ी हैं मुझे, और वो अभी भी बनाती चली जा रहे हैं हम। सॉरी, हाँ मेरी हिंदी के लिए बहुत आपको पता है बांग्ला में वो नहीं होता, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं होता, तो उसमें फिर मैं काफ़ी गड़बड़ कर जाती हूँ। एनीवेज, तो उसमें
इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि उस कहानी का लोकेशन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन एक वॉर यूनिवर्सल युद्ध। और उसमें एक जो साधारण जो साधारण लोग हैं, अ, हम जैसे लोग हैं, जिसका डायरेक्टली युद्ध के मैदान से कोई लेना देना नहीं है। हमारा हमारी जगह क्या है युद्ध में, और ये जो बड़े गेम्स जो खेले जाते हैं, इस सब में जो छोटे लोग हैं, उनकी क्या जगह है, उसका एक एक्सप्लोरेशन था। और वो दर्शाया गया था एक कबूतर के थ्रू, वॉर पिजन। वो कबूतर जो युद्ध में इधर से उधर मैसेज, कैरियर पिजन जिसको बोलते हैं, मैसेज लाया करते थे। उसके ऊपर वो नाटक बना था। तो उसमें हमको एज स्पेसिफिसिटी के बारे में बहुत कुछ पता लगा कि किस उम्र के, क्योंकि वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के साथ था, खिलौनों के साथ था, क्योंकि वॉर एज अ गेम, युद्ध एज अ खेल का मेटाफर बहुत स्ट्रॉन्ग था इस नाटक में। इसलिए बहुत सारे बच्चों के खिलौनों के साथ ये नाटक हुआ था। और जो ह्यूमन परफॉर्मर है वो उसी तरह से उन खिलौनों के साथ खेल रही थी, जैसे बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं। लेकिन ये ह्यूमन परफॉर्मर सिर्फ एक्टर नहीं, एक सोल्जर का भी कैरेक्टर निभा रही थी। तो एक सोल्जर का टॉय सोल्जर्स के साथ खेलने का वो एक डबल मेटाफर बन रहा था। इसलिए हम उसके साथ वो था। तो उस नाटक में ये पता लगा कि इनएनिमेट थिंग्स, जो चीज़ें जो जिंदा नहीं है, जैसे कि खिलौने, जूते, एक ग्लोब, एक छोटा सा प्लास्टिक का कबूतर जो मुझे दिवाली मेले में मिला था, कुछ टॉय सोल्जर्स, कुछ टॉय एनिमल्स, एक्वेरियम जिसमें मछलियाँ रखी जाती हैं घर के अंदर, ये सारी चीज़ें थी। बहुत सारा रेत मटेरियल का भी बहुत इस्तेमाल हुआ था उस प्ले में। ये सारी चीज़ें जब स्टेज पे आ जाती हैं, तो किस उम्र के बच्चे किस तरह से रिलेट करते हैं इन बच्चों के साथ। और उस नाटक में ये रियलाइज़ हुआ मुझे कि जो 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं, अ, उनका उनके लिए अ, दो दो बहुत बड़ी लर्निंग थी कि डेड और अलाइव, जिंदा और मुर्दा। क्योंकि जो खिलौने हैं वो मुर्दा है, वो जिंदा नहीं है। और लेकिन वो जिंदा होने का नाटक कर रहे हैं। 5 साल की छोटे उम्र वाले बच्चों के लिए वो नाटक नहीं, वो रियल है। और तो जो तो कनेक्शन द कनेक्शन बिटवीन अ चाइल्ड और एक इनएनिमेट थिंग इट्स अ वेरी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इनफैक्ट जो स्टेज पे खेल रहे हैं, जो नाटक कर रहे हैं, मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जबकि मैं उन सारी चीज़ों के साथ सालों बिता चुकी हूँ। जबकि ये मेरा काम है, ये मेरी रोजी रोटी है, मेरा पैशन है। उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है बहुत छोटे बच्चों के साथ इनएनिमेट चीज़ों को लेके। और जो जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, वैसे ही लेयर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बदलती चली जाती हैं। जैसे फिर उस नाटक में फिर ये भी पता लगा कि देखिए, मेरी खुद की भी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस थी बच्चों को लेके। ऐसी धारणाएं थी कि अच्छा सॉरी, ये मैं ये पूछना चाह रही थी प्लेयर्स एक्ट से और गुंजन जी से। मुझे यहाँ टाइमिंग नहीं दिख रहा है, मुझे कैसे पता लगेगा मैं कितनी देर तक बोलती चली हूँ? एनीवे, मैं बताती हूँ, आप मुझे बताइएगा। और सो हम मेरी भी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस थी बच्चों के थिएटर को लेके।
पहली मिसकंसेप्शन ये थी कि बच्चों को कहानी बतानी बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट थिएटर करते करते मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये कितनी गलत धारणा थी मेरी। अ, बच्चों से ज़्यादा बच्चों के माँ बाप को कहानी बतानी बहुत ज़रूरी होती है। बच्चों को अ, अगर थोड़ी सी कहानी दिखाओ, पहले तो बताने की ज़रूरत नहीं होती। अ, बहुत कंफर्टेबल हैं बच्चे विजुअल स्टोरी टेलिंग के साथ और इंटरप्रिटेटिव स्टोरी टेलिंग के साथ और सिंबलिज्म के साथ। ओके, बहुत कंफर्टेबल है बच्चे। जो जिसका मुझे डर था कि जिस तरह का थिएटर मैं करती चली आई थी बच्चों के लिए, ऑब्जेक्ट थिएटर उस सबसे एकदम ही अलग था। तो फिर मैं क्योंकि ऑब्जेक्ट थिएटर जी थैंक यू गुंजन। ओके, जैसा मैंने कहा कि अक्सर नॉन वर्बल होता है, कहानी बताई नहीं जाती, दर्शाई जाती है। और ये मत भूलिएगा कि इंडिया, हमारा देश, हमारी जो सारी थिएटर ट्रेडिशंस हैं, सब नैरेटिव ट्रेडिशंस हैं। जो हमारी विजुअल फॉर्म्स भी हैं, जैसे कि पटचित्र, जैसे कि हमारी शैडो पपेट्री आर्ट फॉर्म्स, वो भी विजुअल नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं। नैरेटिव विजुअल को सपोर्ट नहीं करता। ओरल कल्चर है हमारी। हमारी सारी कहानियाँ ओरली ट्रांसफ़र हुई हैं। तो इस बात का भी मुझे बहुत डर था कि बच्चों को कहानी बतानी बहुत ज़रूरी है और शुरू से एंड तक पूरी कहानी वर्बैटिम, मतलब बिना कुछ छुपाए सब कुछ बोल डालो। ये सब ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होगी तो फिर तो ऑब्जेक्ट थिएटर तो वर्क नहीं ही करेगा इनके लिए, जिसमें तो कहानी, एक तो कहानी मुँह से नहीं बता रही, कहानी दिखा रहे हैं। ऊपर से फिर कहानी पूरी वर्बैटिम नहीं दिखा रहे हैं, कहानी में सजेस्टिव आर्ट फॉर्म है, हम सुझाव दे रहे हैं कि एक विजुअल के थ्रू हम अगर एक कुछ एक सुझाव दे रहे हैं, फिर ऑडियंस को ये खुला छोड़ रहे हैं कि इसका इंटरप्रिटेशन आप अपने रिलेशनशिप्स के साथ, जैसी आपकी खुद की मेमोरीज हैं, जैसी आपकी खुद की एसोसिएशंस हैं इस ऑब्जेक्ट के साथ, उस तरह से आप कहानी को इंटरप्रेट कर सकते हैं। इंटरप्रिटेटिव आर्ट फॉर्म। तो ये बच्चों, हमारे बच्चों के साथ कैसे वर्क करेगा? तो फिर ये पता लगा कि children are very comfortable and very happy with visuals, of course, and with non-stated symbolic interpretative art. जिसका एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगी। हमने एक पॉलिटिकल प्ले बनाया था, अगेन अनदर पॉलिटिकल प्ले। वो भी बच्चों के लिए टिपिकली नहीं बना था। वो बना था, उस प्ले का नाम था ढाबा। अब ढाबा पूरा पूरा बैंगनी कलर का ढाबा है, पर्पल है, क्योंकि इस ढाबे में सिर्फ बैंगन बनते हैं। इस ढाबे ने बैंगन के अलावा कभी कुछ देखा ही नहीं। सब कुछ पर्पल है और जो शेफ हैं उनकी मेन्यू में सिर्फ बैंगन 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 है। और एक दिन अचानक एक थैला कहाँ से आ जाता है और उस थैले से गोल गोल कुछ गोल गोल ब्राउन ब्राउन कुछ थोड़ी सी डर्टी चीज़ें निकल आती हैं। और उनको पता नहीं लगता कि ये जो 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 कुक हैं, जो खाना बनाते हैं उस ढाबे में, उनको पता ही नहीं लगता कि ये क्या चीज़ें निकल आई। तो वो उनके साथ खेलते हैं, फेंकते हैं, बॉल खेलते हैं, गहने बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर खेलते खेलते वो एक पतीले में गिर जाता है। पतीले में गिर के वो उबलने लगता है और फिर वो जब निकलता है वो सॉफ्ट हो चुका होता है। फिर उनको पता लगता है ओ, आलू है। फिर उन्होंने उसको चखा। जिंदगी में पहली बार उन्होंने बैंगन के अलावा कुछ और देखा, कुछ और खाया। और अब हुआ ये कि उस ढाबे में धीरे 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 और सब्जियां आने लग गई। टमाटर आए, प्याज आए, मूली, गाजर, धनिया, बहुत कुछ, और बैंगनी से वो पूरा ढाबा रंग बिरंगा होता चला गया। लेकिन उसमें एक टेंशन भी है, क्योंकि उन बैंगनों की अपनी एक हायरार्की थी। वो अपनी एक जो सब्जी रखने का जो स्टैंड होता है,
उसमें वो रहते थे। अब ये सारी सब्जियों के लिए उसमें जगह बनानी है। तो उसमें बहुत सारे टेंशन्स भी हैं और बहुत सारे द्वंद्व वो सब भी हैं कि कैसे इनके लिए जगह बनाए कि ना बनाए, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे रहेगा, क्या इन सब के लिए जगह बन सकती है कि नहीं बन सकती है, फलाना फलाना। इस सब के बीच में एक दिन एक आलू और एक बैंगन एक ही जिससे वो सीख में, जिसमें वो सीख कबाब नहीं भूनते, एक ही सीख में एक आलू और बैंगन वो फंस जाते हैं। वो एक साथ भूनते हैं और पहली बार आलू और बैंगन एक साथ पकाए जाते हैं। ये एक नया आविष्कार हुआ है इस ढाबे में, यूनियन। और क्योंकि हम बहुत ही इंटीमेट थिएटर में ये शो कर रहे थे तो ऑडियंस में कुछ फर्स्ट रो में ही बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। अ, उस वो करीबन सात, एक एक बच्ची 7 साल की थी, बाकी सब 8 साढ़े 8 साल के बच्चे थे। और अचानक मुझे वो सबसे जो छोटी थी 7 साल की बच्ची, उसकी आवाज़ आई जैसे ही वो बैंगन और आलू एक साथ आए और उनको भुना गया और साइन लगा आलू बैंगन की सब्जी, सबसे पहले जो साइन लगा, अचानक वो बच्ची की आवाज़ आई, शादी हो गई। और बाजू में उसके पिता की आवाज़ आई, नहीं 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 इन्होंने आलू बैंगन की सब्जी बनाई है। एंड द चाइल्ड वाज लाइक, नहीं, शादी हुई है, आलू बैंगन की शादी हुई है। नाटक खत्म हुआ और वो बच्ची अपने पिता को खींचते हुए स्टेज पे लेके आई क्योंकि उसको वो अम, आलू बैंगन जिनकी शादी हुई थी उनसे मिलना था, उसको देखना था। अ, फिर पिता ने मुझसे पूछा कि वो शादी हुई थी उनकी कि आपने आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी। और बच्ची जैसे ही पिता ने वो सवाल पूछा, बच्ची इतना एम्बेरस्ड हो गई अपने पिता से। वो उन्होंने अपने पिता को ऐसे कोनी मारी और ऐसी कोनी मारी और मतलब ऐसे मुंह बनाया कि चुप हो जाओ, मैं आपको घर जाके बताती हूँ, बहुत ही बेवकूफ़ हो, आपको समझ में नहीं आया है ये क्या दिखा रहे हैं, मैं आपको समझा दूंगी। और बहुत अपोलोजेटिकली मेरी तरफ देखा, मैं और जो मेरी को एक्टर थी हम दोनों की तरफ देखा। और पापा के सवाल का जवाब नहीं देने दिया हमको। वो बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप वो दिखाओगे। और फिर हमने वो उसको दिखाया तो फिर इट वाज अ वेरी नाइस इंटरेक्शन। और फिर वो चले गए। द और उस इंटरेक्शन के बाद हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि इट्स सो स्ट्रेंज कि मैं आती हूँ सवाल पे मनोज। इट्स सो स्ट्रेंज कि जो सिचुएशन हमने सोचा था कि एडल्ट्स बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, अ, वो एडल्ट को डाउट था। लेकिन हमको ये हमको ये नहीं पता था कि बच्चे कौन सी चीज़ देखेंगे, आलू बैंगन की सब्जी देखेंगे या ये जो पहली बार दो अलग अलग सब्जियों का मिलन हुआ है, यूनियन हुआ है, इसको देखेंगे, क्या देखेंगे। उसमें बच्चे के अंदर कोई डाउट ही नहीं था। लेकिन जो एडल्ट था उसके अंदर बहुत डाउट था क्योंकि उस दिन हमने रियलाइज़ किया कि जो माँ बाप हैं, वो जो पिता थे, उनको सही जवाब चाहिए था। लेकिन बच्चे ने अपना जवाब बना लिया और शी वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। जो उसने अपने लिए जो जवाब बनाया था, शी वॉज वेरी हैप्पी विद दैट जवाब। ह्यूज लर्निंग। वो वो इतना बड़ा लर्निंग इसलिए था क्योंकि उससे पहले जो मैं सोच रही थी कि हम जब बच्चों के लिए नाटक कर रहे हैं उसको मुझे सरल बनाने की ज़रूरत है, और जो बड़ों के लिए नाटक कर रही हूँ उसको मुझे कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत है, ये पूरी बात ही उल्टी हो गई। और मुझे पता लगा जब मैं बड़ों के लिए नाटक बना रही हूँ उसको मुझे और क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। क्योंकि जो नॉन थिएटर गोइंग ऑडियंस है, अ, उन, उनके लिए इस स्टेज पे बहुत ज़रूरी था कि मैं अपनी बात, मेरे लिए भी ज़रूरी था कि मैं अपनी बात बहुत क्लियरली समझाऊँ। लेकिन बच्चों के लिए मैं इंटरप्रिटेशन का एक बहुत बड़ा दायरा खुला छोड़ सकती थी। अ, इसलिए उसके बाद जो हमने नाटक बनाया उसकी
कोई इट वॉज नॉट अ स्टोरी, वो कहानी नहीं थी जिसका बिगिनिंग मिडल एंड एंड है। एक विजुअल ड्रामेटर्जी थी, जिसमें आप एक विजुअल लाइन ढूंढ सकते हैं, लेकिन जिसको हम ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग मानते हैं उस तरह की स्टोरी टेलिंग नहीं थी। और इसमें हमने मटेरियल का इस्तेमाल किया था, मटेरियल जो कि ऑब्जेक्ट्स के पूर्वज होते हैं। इससे इससे पहले कि मैं मटेरियल थिएटर के बारे में आऊँ, मैं मनोज के सवाल एक बार पढ़ लेती हूँ। क्या बच्चों मनोज पूछ रहे हैं कि क्या बच्चों के साथ ऑब्जेक्ट थिएटर की कार्यशाला होती है, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब वो इस तरह की कार्यशाला में आते हैं, कुछ अनुभव साझा करो। हाँ, अम, ठीक है, मैं पहले मनोज आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ। हम जब बच्चों की बात आती है तो 3 तरह की वर्कशॉप्स करते हैं हम। पहला तो बच्चों के साथ डायरेक्टली काम, मतलब वर्कशॉप विद चिल्ड्रन। फिर एक और तरह का जो काम होता है वो है वर्कशॉप ऑफ थिएटर इन ऑब्जेक्ट्स इन पेडागोजी। मतलब जो अ, जो टीचर्स पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन के जो टीचर्स हैं, जो बच्चों के साथ काम करने के लिए या तो ट्रेन हो रहे हैं, नहीं तो ऑलरेडी कर रहे हैं, सो या प्री सर्विस नहीं तो इन सर्विस टीचर्स, इनके साथ काम होता है। और दूसरे उस तरह के आर्ट्स बेस्ड प्रैक्टिशनर्स जो वो एडल्ट जो बच्चों के साथ अलग अलग सूत्रों में काम करते हैं, जो दे कैन बी फैसिलिटेटर्स, दे कैन बी डायरेक्टर्स, दे कैन बी थेरेपिस्ट, जो बच्चों के लिए फिल्में बनाते हैं, बच्चों के लिए डिज़ाइन करते हैं, अलग अलग या टॉय डिज़ाइनर्स भी आते हैं हमारे वर्कशॉप में। बहुत अलग अलग तरह के बच्चे लोग आते हैं, एडल्ट्स वर्क विद चिल्ड्रन। इन तीनों के साथ काम करने के लिए, और ऑफ कोर्स फोर्थ जो है वो थिएटर प्रैक्टिशनर्स के साथ वर्कशॉप, वो चाहे वो बच्चों के साथ काम करें कि ना करें, वो ऑब्जेक्ट थिएटर की ट्रेनिंग होती है। जब बच्चों के साथ डायरेक्टली काम करते हैं एज एन अ वर्कशॉप विद चिल्ड्रन, इसमें ऑब्जेक्ट थिएटर की ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम उनको ऑब्जेक्ट थिएटर आर्टिस्ट बनाने के लिए ट्रेन नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट थिएटर की जो टेक्निक्स हैं, कैसे वो पपेट्री से अलग है, या किस तरह से ऑब्जेक्ट को हैंडल किया जाता है, या कैसे वो कैसे वो ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट किया जाता है, या कैसे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहता है, वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता, विच इज़ द बेसिक डिफरेंस फ्रॉम पपेट्री। वो ऑब्जेक्ट जिंदा नहीं होता। ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग हम बच्चों को नहीं देते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। जब बच्चों के साथ मैं काम करती हूँ तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट थिएटर की जो फिलॉसफी है वो उस वर्कशॉप का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो। और वो फिलॉसफी यही है कि ऑब्जेक्ट थिएटर हमेशा और सिर्फ साधारण मामूली चीज़ें, जिन चीज़ों को तुच्छ माना जाता है, जो चीज़ें थिएटर के लिए नहीं बनी हुई, उन सब चीज़ों को थिएटर में लेके आता है। जो चीज़ों को मानता है कि ये यूज़ एंड थ्रो चीज़ें हैं, इनका एक्चुअली कोई आर्टिस्टिक वैल्यू नहीं है। क्या इन चीज़ों में भी आर्टिस्टिक वैल्यू पाई जा सकती है? क्या ये चीज़ें, क्या इनमें क्रिएटिव पोटेंशियल है, आर्टिस्टिक पोटेंशियल है? और ऑब्जेक्ट थिएटर ये मानता है कि हाँ, थिएटर और आर्ट कैन कम आउट ऑफ एनीथिंग। तो चाहे वो आपकी बाथरूम की चीज़ें हों, या चाहे वो आपके, अक्सर हम कचरे से निकाली हुई चीज़ों से भी काम करते हैं, लिटरली सड़कों में घूम के कचरे के डब्बों से चीज़ें निकालते हैं, उससे भी काम करते हैं। तो ये फिलॉसफी को लेके काम करते हैं, ऑब्जेक्ट थिएटर की डायरेक्ट टेक्निक को लेके नहीं काम करते हैं जब मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ। लेकिन जब बड़ों के साथ काम करते हैं फिर वो टेक्निक इम्पोर्टेंट हो जाती है। हाउ कैन आई लर्न, वॉल्टर पीटर पूछ रहे हैं, हाउ कैन आई लर्न ऑब्जेक्ट थिएटर, इज देयर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम इन इंडिया? Big question, Walter. Um, there, you have to come to us.
बिकॉज हम लोग वी आर द फर्स्ट फॉर्मल प्रैक्टिशनर्स ऑफ ऑब्जेक्ट थिएटर इन इंडिया. अभी कुछ और लोग निकल आए हैं. देखिए, अपने आप में ये बहुत नया आर्ट फॉर्म है. 1980 में तो पैदा हुआ था बेचारा. तो पूरी दुनिया में ही कोई फॉर्मल ट्रेनिंग स्कूल नहीं है. बहुत सारे पपेट्री स्कूल्स में ये एक करिकुलम है, लेकिन हमारे देश में तो पपेट्री स्कूल ही नहीं है. तो ऑब्जेक्ट थिएटर कहाँ से आएगा? इस साल से मैंने एनएसडी में क्लासेस लेने शुरू कर दिए हैं. और थैंकफुली उन लोगों के साथ नहीं जो टीआई ग्रुप, सिर्फ टीआई ग्रुप के साथ नहीं, क्योंकि टीआई ग्रुप के साथ जो त्रिपुरा अगरतला की जो टीआई ग्रुप है उनके साथ मैं पिछले 6-7 साल से ऑलरेडी काम करती चली जा रही हूँ. इस साल पहली बार उन लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ जो सिर्फ बच्चों के साथ काम करने के लिए नहीं ट्रेन हो रहे हैं, जो थिएटर मेकर्स, जो डायरेक्शन स्टूडेंट्स हैं, जो अपना थिएटर बनाने के लिए ट्रेन हो रहे हैं. तो प्राउड ऑन यू बिकॉज यू आर डूइंग इट. तो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, हम वर्कशॉप्स करते हैं. इनफैक्ट जुलाई में भी एक वर्कशॉप जून में है जो बच्चों के साथ है, एक वर्कशॉप जुलाई में है जो बड़ों के साथ है. तो अगर आप चाहें तो आप मुझे बताइएगा एंड आई कैन सेंड यू इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. मैं आपको इन्फॉर्मेशन भेज सकती हूँ. अभिषेक पूछ रहे हैं 2 क्वेश्चन. चिल्ड्रन एक्सप्रेस इन मेटाफर्स एंड अंडरस्टैंड टू, बट मैनी एल्डर्स डू नॉट. व्हाट डू यू थिंक इज द रीज़न? ये पहला सवाल और अभिषेक का. और दूसरा सवाल है, कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन एजुकेशन, कैन ऑब्जेक्ट थिएटर प्रोवाइड एड टू क्लासरूम प्रोसेस? यस. इनफैक्ट अब जो आपका जो पहला सवाल है, बच्चे मेटाफर्स में एक्सप्रेस करते हैं और वो मेटाफर्स के साथ बहुत कंफर्टेबल है और उसको बहुत समझते भी हैं, बहुत इजीली समझते हैं. लेकिन बड़े विभा जी आप पूछ रही हैं कहाँ है वर्कशॉप? जूम पे है वर्कशॉप. ऑनलाइन वर्कशॉप है. बट मेनी एल्डर्स डू नॉट. आपको क्या लगता है कि क्या कारण है? अभिषेक, आई थिंक आप मुझसे ज़्यादा सक्षम होंगे इस सवाल का जवाब देने के लिए एज टू व्हाई children are more comfortable with metaphors and why adults are not comfortable are not so comfortable. मुझे, जैसे मैंने कहा कि मेरी theoretical जो information है वो मेरी सारी experiences में based हैं. तो जो experiential जो जो मैंने देखा कि जो मैंने वो ढाबा वाली बात बताई कि फॉर सम रीज़न सम ऑफ इट शायद हमारी स्कूलिंग से भी रिलेटेड है. कि क्योंकि हमारी जब मैं स्कूल जाती थी तो फिर एक सवाल किया जाता था उसका एक ही सही जवाब होता था और उस एक ही सही जवाब के लिए मुझे मार्क्स मिलते थे. उन सवालों में, उन क्वेश्चंस में ऐसा कोई स्कोप मुझे नहीं दिया, बहुत कम दिया जाता था. अगर ऐसे क्वेश्चंस हुए तो वो अलग बात है जो पूरे पेपर में एक होता था. लेकिन ज़्यादातर जो सवाल जो चाहे वो इकोनॉमिक्स में हो, हिस्ट्री में भी हो, जबकि हिस्ट्री इतना ही इंटरप्रिटेटिव सब्जेक्ट है और इतना पॉइंट ऑफ व्यू वाला सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी हिस्ट्री में भी और सोशल साइंस में भी और हर एक सब्जेक्ट में एक ही सवाल किया जाता था. उस सवाल का जवाब मुझे प्रोवाइड किया जाता था. तो वो मेरा काम सिर्फ होता था कि उस जवाब को मैं किस तरह से रीआर्टिकुलेट करूं, फिर दोबारा रीआर्टिकुलेट करूं, फिर दोबारा रीआर्टिकुलेट करूं. तो आई थिंक एक सवाल का एक ही जवाब हो सकता है. ये मेरी पूरी एजुकेशन की ट्रेनिंग के अंदर ही है. जबकि ऑब्जेक्ट थिएटर इसको चैलेंज करता है, थिएटर ही इसको चैलेंज करता है. इसीलिए ये मेरा पर्सनल मानना है. आई थिंक बिकॉज आप अप्लाइड थिएटर में आपकी ट्रेनिंग है और आपका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, तो आप ज़्यादा इक्विप्ड होंगे इसका कारण ढूंढने के लिए. मुझे लगता है ये कारण है. और considering the importance of experiential learning, in education, can object theatre provide aid to classroom process? हाँ. तो जब
जब हम टीचर्स के साथ काम करते हैं तो दो 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 रियलाइजेशंस हुई ऑब्जेक्ट्स इन पेडागोजी जो हमारा प्रोग्राम है उस उसमें जयशंकर धनु ऑब्जेक्ट्स इन पेडागोजी जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें दो लर्निंग्स हुई जब हम टीचर्स के साथ काम करते हैं तो हम उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करते हैं जो क्लासरूम में स्कूल में पाई जाती है, क्योंकि हम सिर्फ पब्लिक स्कूल में जाके नहीं काम करते हैं। वाड़ी में जो बम्बई से 3 घंटे बाहर एक डिस्ट्रिक्ट में किसी एक गांव में एक म्यूनिसिपैलिटी या एक सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके साथ भी काम करते हैं, या जो एनसीईआरटी के टीचर्स हैं दिल्ली बम्बई में उनके साथ काम करते हैं, या किसी डीपीएस में चले गए, या किसी एनजीओ में जो वॉलंटरी बेसिस पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनके साथ भी काम करते हैं। तो ऑफ कोर्स जबकि ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्सल हैं लेकिन ऑब्जेक्ट्स साइट स्पेसिफिक भी हैं। एक जगह पे एक तरह की ऑब्जेक्ट्स पाई जाती हैं, सब तरह की ऑब्जेक्ट सब जगह पे नहीं पाई जाती। और ऑब्जेक्ट थिएटर की फिलॉसफी ही ये है कि आप उन्हीं चीज़ों के साथ काम करें जो आपके जो दर्शक हैं या जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं वो उनके लिए फेमिलियर हो, वो उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हों। अगर मैं किसी गांव के स्कूल में चाइना मेड एक्सपेंसिव प्लास्टिक शाइनी ऐसी टॉयज लेके जाऊं जो मेरे चले जाने के बाद वो उन बच्चों के पास एक्सेस ही नहीं है, तो फिर नॉट जो मैंने किया वो काउंटर प्रोडक्टिव ही नहीं, वो क्रिमिनल है। तो हम उन्हीं चीज़ों को लेके काम करते हैं जो वहाँ पाई जाती हैं। तो इसमें दो रियलाइजेशन हुई। एक पहली पहली रियलाइजेशन ये कि जैसे ही आप कोई भी सब्जेक्ट की एक भारी भरकम कोई भी करिकुलम का कोई भी एक भारी भरकम सब्जेक्ट उन चीज़ों से कह रहे हैं जो आपने अभी कचरे के डब्बे से उठाई हैं, या चॉक डस्टर पेन, या आपके बैग में जो था, या टीचर के बैग के अंदर से चीज़ें निकाल के, या वर्कशॉप से पहले या क्लासरूम से पहले हमने बच्चों को और टीचर्स को भेज दिया और बोला स्कूल पूरे स्कूल में घूम के आओ, और जो जो चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लग रही हो, जो जो चीज़ें चाहे वो कितनी फालतू चीज़ें हो। कभी कभी हमारे वर्कशॉप्स में स्कूल के कोने में पड़ी हुई एक संडास कमोड ये सब भी उठा के लेके आते हैं बच्चे और टीचर्स भी, जो भी इंटरेस्टिंग लगती है सब लेके आओ। फिर उनसे हम करिकुलम की जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात करते हैं। उन फिर वो चॉक एंड टॉक मेथड से बहुत बहुत आगे निकल जाती है वो बातें, क्योंकि देखिए एक हायरार्की की बात होती है सब्जेक्ट्स में, एक हायरार्की की बात होती है कि मैं उस हायरार्की में बच्चा सबसे नीचा होता है, क्योंकि बच्चा तो अज्ञात है ना, उसको कुछ भी नहीं पता। उसके ऊपर टीचर होती है जिसको सब कुछ पता है, और उसके ऊपर वो सब्जेक्ट होता है जो उस सब्जेक्ट इज द क्या कहते हैं गॉस्पेल ट्रूथ, वो बाइबल है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत भारी भरकम बहुत नॉलेज वाली चीज़ें लिखी हुई हैं। उससे टीचर ने अपने को लिया है, अपने अंदर लिया है, और अपने अंदर से फिल्टर करके वो बच्चे को डाल रही है। तो इसमें एक हायरार्की है। जैसे ही साधारण संडास कोमोड चौक डस्टर रैपर प्लास्टिक की बोतलें जूते टाई पेन, पर्टिकुलरली जूते और मोजे से बहुत काम करते हैं, चप्पलें फटी पुरानी चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्लासरूम के अंदर प्रवेश कर जाती है एज इक्वल प्लेयर्स उस करिकुलम के बारे में बात करने के लिए जो सबसे ऊपर गॉस्पेल ट्रूथ बना हुआ है। तो ये पूरी हायरार्की इधर उधर हो जाती है, और वो जो सारी रोज़मर्रा की चीज़ें जिनको हम फालतू चीज़ें मानते हैं वो सारी चीज़ों का स्टेटस बढ़ जाता है। उससे क्या रियलाइज होता है कि आसपास को देखने का नज़रिया, द वर्ल्ड अराउंड अस जिसको हम कहते हैं, उसको देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। और जो गॉस्पेल ट्रूथ है वो गॉस्पेल ट्रूथ नहीं रहता, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरा संडास इम्पोर्टेंट है, जितनी मेरी चप्पल इम्पोर्टेंट है। तो एक इक्विलिब्रियम एक इक्वालिटी का काम करता है। और क्योंकि ये अपने आप में एक इंटरप्रिटेटिव आर्ट फॉर्म है, तो वो जो जो आपकी जो करिकुलम की जो थियोरीज है, करिकुलम में जो भारी भरकम बातें हैं, वो
टीचर को फोर्स करता है कि ये बातें आप बच्चों को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करें, फिर वो खुला छोड़ दे बच्चों के लिए और ये पूछे आपने क्या देखा, और फिर बच्चे उसमें कुछ भी देख सकते हैं। और हमारी सबसे बड़ी ट्रेनिंग, सबसे बड़ी जो बात पहुंचानी ज़रूरी होती है इस सिचुएशंस में, कि बच्चे जो भी देख रहे हैं वो कुछ गलत नहीं है, चाहे वो आपके करिकुलम में हो कि नहीं हो। आपका एज अ काम, एज अ टीचर काम है बच्चे जो देख रहे हैं उसको करिकुलम के साथ जोड़ना और करिकुलम की बियॉन्ड वर्ल्ड के साथ जोड़ना। क्योंकि ऑनेस्टली जो नदी, जो रिवर ड्राइंग मैंने अपने मैप में, स्कूल के मैप में की थी, और जो जो यमुना मैं हर रोज क्रॉस करके अपने भाई के घर जाती थी, उस नदी के साथ, उस नदी का मैंने कभी रिलेशनशिप नहीं बनाया था बचपन में। आपका काम है बच्चे जो देख रहे हैं उसको करिकुलम और दुनिया, वर्ल्ड जिसमें वो रहते हैं उसके साथ जोड़ना, उसके बियॉन्ड किसी एक जवाब को सही करके बताना, ये आपका काम नहीं है। इसीलिए हम पिछले कुछ दिनों से वो वाली भी बातें हो रही थी कि जब स्कूल में काम करते हैं और एनुअल डे प्रोडक्शंस करते हैं तो फिर बहुत सारे बच्चों को स्टेज पे लाना एंड कैसे उनको कैसे उनको क्वालिटी दिया जाए, कैसे हर बच्चे को वो, अगर 200-250 बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो कैसे थिएटर का जो पोटेंशियल है, उसका जो पावर है, कैसे हर एक बच्चे को टच करे। ये काम ऑब्जेक्ट थिएटर में फिट नहीं होता है क्योंकि वो अपने आप में बहुत इंटीमेट आर्ट फॉर्म है। तो हमको वही स्कूल्स बुलाते हैं जो अपने, जो थोड़ा सा अपने आप में कुछ अलग करना चाहते हैं। तो ये एक ट्रैप भी है जो मैंने रियलाइज़ किया है, क्योंकि ये मास स्केल आर्ट फॉर्म नहीं है। मैं एक टाइम पे 2000 बच्चों के साथ काम नहीं कर सकती, मैं एक टाइम पे 2000 बच्चों को नाटक भी नहीं दिखा सकती, मैं एक एक टाइम पे स्मॉल ग्रुप ऑफ बच्चों के साथ ही काम कर सकती हूँ और करना चाहती हूँ। सच बताऊँ, विदाउट विदाउट एनी मैं विदाउट एनी जजमेंट, अब मुझे वो नाटक जो जो जिनको मैं दिवाली शो कहती हूँ, जो बहुत जो जो बहुत कलर्स, लाइट्स एंड लाउड म्यूजिक एंड लॉट्स ऑफ डांसिंग एंड ऑल ऑफ दैट, उनकी एक जगह है, बहुत ज़रूरी जगह है। लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि ये बात लोगों तक पहुंचाई जाए कि बच्चों का थिएटर सिर्फ ये नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं है। चिल्ड्रन आर केपेबल ऑफ क्वाइटनेस। जो कंप्लीटली मैं कनुप्रिया का की का सॉरी कमेंट पढ़ लेती हूँ। आई completely agree that children are naturally one with objects. As a baby too, an infant loves to play with a metal pan, parag dabba or a broken chair leg rather than a toy. But when it comes to choosing a script for a play, do you always improvise and choose unconventional stories, or do you sometimes take some classics or known tales or stories for a play? मेरा जो पहला नाटक था वो होमर के ओडिसी पे बेस था, जो 20 मिनट के नाटक के बारे में जो मैं बात कर रही थी। होमर का ओडिसी एक तरह से रामायण महाभारत की तरह ही है। क्योंकि मैं अंग्रेज़ी साहित्य की स्टूडेंट रही हूँ तो अ लॉट ऑफ मेरे बहुत सारा इन्फ्लुएंस अंग्रेज़ी लिटरेचर और बंगाली लिटरेचर से आया है। होमर ओडिसी पे था। फिर एक और नाटक एलिस इन वंडरलैंड पे किया था हमने, जो बिल्कुल भी हूबहू एलिस इन वंडरलैंड पे बेस नहीं था। तो ये हुआ है कि होमर का ओडिसी भी और एलिस इन वंडरलैंड भी उन कहानियों की जो क्रक्स है, उनका जो हमारे लिए, क्योंकि किसी एक रिच स्टोरी की बहुत सारी
बहुत सारी बातें कह जाती है वो कहानियाँ। तो कोई एक एक निचोड़, उस कहानी के निचोड़ को एज अ कॉन्सेप्ट लेके उसके ऊपर फिर हम अपना नाटक बनाते हैं। और जिसमें उस कहानी के उस नाटक के या उस कहानी के बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे रेफरेंसेस भी मिलती हैं। तो बहुत रिकग्नाइजेबली, मतलब आप अगर हमारा एलिस इन वंडरलैंड देखेंगी तो आपको देख के ये लगेगा कि अच्छा, उन्होंने एलिस इन वंडरलैंड के इस मुद्दे को लेके कहानी बनाई है। और अच्छा, ये सीन वो नाटक का, कहानी का वो सीन है, ये सीन कहानी का वो सीन है, लेकिन इसको इस तरह से खेला गया है। उसकी टेक्निक को, खेलने के अंदाज में नाटक का ट्रीटमेंट, कहानी का ट्रीटमेंट बदल जाता है, लेकिन थीमेटिकली वो सेम रहता है। सो द थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सम क्लासिक्स और नोन टेल्स और स्टोरीज फॉर अ प्ले, अगर क्लासिक्स और नोन स्टोरीज भी लेते हैं तो उसको विजुअली रीराइट किया जाता है, बिल्कुल, बिकॉज विजुअल स्टोरी टेलिंग, विजुअल प्ले राइटिंग हमारे देश में उतनी नहीं है, पर्टिकुलरली पपेट्री और ऑब्जेक्ट थिएटर के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी हमने कुछ यूनिमा इंडिया ने कुछ मास्टर क्लासेस करनी शुरू की हैं टू राइट प्लेस, इस तरह के नाटक जो पर्टिकुलरली पपेट्स और ऑब्जेक्ट थिएटर के लिए लिखी जा रही हैं, लेकिन ये बहुत नया चलन है, पपेट्री और ऑब्जेक्ट थिएटर के लिए नहीं लिखी जाती हैं। तो हमको विजुअली रीराइट करना पड़ता है, तो इसमें हमारी इंस्पिरेशन क्लासिक्स से भी आती है। कूल। क्या आपका नाटक हम यूट्यूब पर दे सकते हैं? कुछ एक्सर्प्स देख सकते हैं राजीव जी। अगर आप ट्रैम आर्ट्स ट्रस्ट इंडिया टाइप करें तो कुछ एक्सर्प्स आएंगी। अनफॉर्चुनेटली हम बहुत टेक सेवी नहीं हैं, तो बहुत सारे नए नाटकों का, कुछ नए नाटकों का नहीं मिलेगा, लेकिन द हिस्ट्री ऑफ द वर्क कुछ 6-7 नाटकों का तो मिल ही जाएगा। ट्रैम आर्ट्स ट्रस्ट इंडिया ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि एक बर्लिन में भी है ट्रैम थिएटर, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है दोनों को लेके। और जो आखिरी बात जो मैं कहना चाह रही थी, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत टाइम से ऊपर निकल गई हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। मैं ये आखिरी बात जो मैं कहना चाह रही थी कि अ, जब ये रियलाइज़ हुआ कि अ, कि बच्चों के नाटक के लिए बहुत लाउडनेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं खुद भी करती थी, कि बच्चों का नाटक है तो उसको खूब सारा एक्शन और कॉमेडी और बहुत सारी अपनी इनसिक्योरिटीज भर देती थी उसमें, क्योंकि अगर एक मोमेंट ऑफ क्वाइटनेस हुआ तो फिर बच्चे इधर उधर चले जाएंगे। ये मेरी बेवकूफ़ी थी, मैं समझती हूँ। तो जो हमने आखिरी प्ले बनाया, वो हमारे लिए एक दो दो नए रास्ते एक साथ जुड़े थे। एक तो मटेरियल, जो ऑब्जेक्ट्स के पूर्वज हैं, जैसे कि पानी, मिट्टी, पत्थर। ये नाटक ऊन से बना था, वुल। नाटक का नाम ही है ऊल, जो बंगाली में वुल को ऊल कहते हैं। और ये नाटक अर्ली ईयर्स के लिए बना था। जो अर्ली ईयर्स उनको बोलते हैं, जो 6 महीने से लेके 6 साल तक के बच्चे होते हैं। तो हमारा प्ले जो था वो 2.5 साल 2.5 साल के से लेके 5 साल के बच्चों एज एन ऑडियंस, उनके लिए ये नाटक बना था। 25 मिनट का नाटक था, कंप्लीटली साइलेंट। दो जगह से हल्का सा म्यूजिक आता है, वो 10 सेकंड के लिए आके चला जाता है। द एंटायर प्ले इज इन कंप्लीट साइलेंस। जो एक जना स्टेज पे सिर्फ ऊन के साथ खेल रहा है, एक विजुअल ड्रामेटर्जी बना रहा है, एक विजुअल पैटर्न बना रही है। और उसमें डायरेक्ट स्टोरी टेलिंग नहीं है, एक विजुअल स्टोरी टेलिंग है। 2.5 साल के बच्चे, पहले हमने वो जब नाटक ओपन किया था तो 5 और 6 साल के बच्चों के लिए ओपन किया था। जो और
वो 25 मिनट का नाटक कहते हैं, लेकिन वो खिंच के 40 मिनट तक हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंटरैक्टिव एलिमेंट भी होता है। और जैसे जैसे परफॉर्मर स्टेज पे कंफर्टेबल, जैसे मैं स्टेज पे कंफर्टेबल होती चली गई, उतना मैं चीज़ों को हड़बड़ी करना मैंने बंद कर दिया, और अच्छे से चबा चबा के कर सकती थी। तो वो 25 से 40 मिनट तक वो उतना भी खिंच जाता है, और पूरे 40 मिनट तक बच्चे शांत, अ, आपस में कोई बात नहीं, कोई हलचल नहीं, एकदम ऐसे कहते हैं ना, ट्रांसफिक्स्ड होके सिर्फ ऊन को देख रहे हैं फॉर 40 मिनट्स। और इतनी शांति कि आपको सांस की आवाज़ आ रही है। फिर हमने उसको 4 साल के बच्चों के साथ खेलना शुरू किया, 3.5 साल, 3 साल, 2.5 साल तक के बच्चों के साथ खेलना शुरू किया वो नाटक। और अभी तक हर परफॉर्मेंस में 2.5 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे 40 मिनट तक बिना उछले कूदे, बिना स्पेक्टिकल नहीं है वो नाटक, बहुत सरल नाटक है। और मतलब जिस जो हम जो चिल्ड्रंस थिएटर की जो हम एलिमेंट्स सोचते हैं कि लॉट्स ऑफ एक्शन, लॉट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, कलर, लाइटिंग, कॉस्ट्यूम, कुछ नहीं है इस नाटक में। इट्स जस्ट प्लेन। और बच्चे देखते हैं, वो एकदम ट्रांसफिक्स्ड होके देखते हैं, मंत्रमुग्ध होके देखते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा लर्निंग था। तो अब मैं अपने बच्चों के साथ के काम को सिंप्लीफाई नहीं करती हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी में जितना डूबना चाहूँ उतना डूब सकती हूँ। और मुझे स्टेज पे चढ़ के, क्योंकि अक्सर नाटक हमारे 2 लोग, 3 लोग इस तरह की स्मॉल टीम्स में होती हैं, तो बहुत ही इत्मीनान से, शांति से, इनफैक्ट एकदम ही छोटे बच्चों के साथ मैंने ये नोटिस किया कि जितनी हड़बड़ी स्टेज पे बच्चे उतना उत्तेजित हो जाते हैं। और जितना स्टेज पे मैं जैसे हम शो से पहले वार्म अप करते हैं ना, बच्चों के साथ शो से पहले मैं कूल डाउन करती हूँ, ताकि मैं अपनी उत्तेजना स्टेज पे ना लेके जाऊँ, क्योंकि वो फिर ट्रांसफ़र हो जाता है। और जैसे ही मैं स्टेज पे उत्तेजित होके गई, वैसे बच्चे उत्तेजित। मैं अगर एकदम बुद्ध बन के गई, तो बच्चे भी बुद्ध बन के नाटक देखते हैं। तो ये मेरी लर्निंग्स थी, ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स के साथ बच्चों के साथ काम करते हुए। और एक जो दो कुछ शब्द मैंने यूज़ किए, जैसे कि यूनिमा और एसिटेज। यूनिमा एक इंटरनेशनल नेटवर्क है, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ पपेटियर्स, 90 कंट्रीज़ में है, इंडिया में भी एक चैप्टर है। और एसिटेज एक आप में से बहुतों को पता ही होगा, एक सिमिलर नेटवर्क है ऑफ आर्टिस्ट्स जो बच्चों के लिए नाटक बनाते हैं, जो बच्चों के साथ नाटक, ज़रूरी नहीं है कि वो दे मेक थिएटर विद चिल्ड्रन, बट दे मेक थिएटर फॉर यंग ऑडियंसेस, एडल्ट्स जो बच्चों के लिए नाटक बनाते हैं, और स्पेसिफिकली बच्चों के लिए ही नाटक बनाते हैं, यही फोकस है। इसका भी 90 कंट्रीज़ में ब्रांचेस हैं, तो एक इंडिया में भी ब्रांच है। तो ये जो मैंने रेफरेंसेस की थी, तो ये जो अर्ली इयर्स थिएटर जो है, इसका काम मुझे बहुत सारा यूनिमा और एसिटेज से ही पता लगा था। उन्हीं के साथ जुड़ के मुझे ये अपॉर्चुनिटी और ट्रेनिंग मिली थी। तो ये है। बहुत सारी नई बात। गुंजन कह रहे हैं, आपको सुनने के बाद एक ही सवाल मन में है, हालात सुधरने के बाद क्या आपके साथ ऑब्जेक्ट थिएटर को और करीब से समझने का मौका मिल पाएगा? अ, हालात सुधरने से पहले भी मौका मिल पाएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा ये ऑनलाइन थिएटर फॉर चिल्ड्रन से थोड़ा सा बच रही थी, क्योंकि
इतना सारा काम हो रहा है जूम के ऊपर बच्चों के लिए, तो मैं इस बैंड वैगन में थोड़ा सा हिस्सा नहीं बनना चाह रही थी। लेकिन दो ऑर्गेनाइजर्स हैं जिन्होंने थोड़ी सी अलग से कुछ करने की कोशिश की। तो एक जून में और एक जुलाई में मैं वर्कशॉप्स ले रही हूँ, तो आप चाहे तो आप जुड़ सकते हैं, एक बड़ों के लिए है। और दूसरा, बहुत सारी नई बातें आज आपके माध्यम से हमारे सामने आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि अ, आपने आप आए, आपने 6 5 6 दिनों से ये जो चर्चा चल रही थी, द प्लेयर्स एक्ट ने जो ऑर्गेनाइज किया था कि बच्चों के बारे में बातें करें, किस अलग अलग तरह के लोग जो अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं बच्चों के साथ, हमको एक दूसरे के काम के बारे में पता लगे। क्योंकि सब लोग अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं, सो इट वाज मेरे लिए भी ये बहुत इंटरेस्टिंग था लोगों के बारे में सुनना, लोगों से सुनना कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं बच्चों के साथ। बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। तो आई वाज हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। क्या मैं लॉग आउट करूं? अगर किसी के थैंक्स, होप टू जॉइन यू सून, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। आई होप दैट आई होप दैट हम अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में uh, एक दूसरे के साथ जुड़ने का, कोलैबोरेशंस का, एक दूसरे से सीखने के हमको बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। सब, एक तो इतना बड़ा देश है और सब अपने 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 अलग जगहों पे काम करते हैं। तो आई होप और नए रास्ते हम निकल पाएँ एक दूसरे के काम को जानने के लिए, एक दूसरे से सीखने के लिए। क्योंकि कम्युनिटी में जो ताकत है वो अकेले में वो ताकत नहीं है। नाटक का ऑब्जेक्टिव क्या था, प्लीज़ बताएं। स्मॉल चिल्ड्रन के साथ जो आपने किया, अर्ली ईयर्स के साथ जो नाटक था उनके बारे में बात करें। थैंक यू सो मच, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा, मन कर रहा है बस सुनते रहें। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। क्या क्या मैं हमारे पास टाइम है राजीव जी के सवाल का जवाब देने का, या ओवरशूट हो गया है टाइम? क्योंकि मैं वो तभी उसके जवाब में जाऊंगी अगर आप बताएंगे कि टाइम है। वो सवाल पूछ रहे हैं कि नाटक का ऑब्जेक्टिव क्या था, प्लीज बताइए, स्मॉल चिल्ड्रन के साथ जो आपने किया। आई थिंक maybe we don't have a lot of time. uh, uh, आई थिंक वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तो राजीव जी, मैं छोटे में ही यही कहूँगी, छोटे बच्चों के साथ छोटे बच्चों के लिए नाटक करने का सेम ऑब्जेक्टिव है जो बड़े बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए नाटक करने का ऑब्जेक्टिव है, बिकॉज दे डिजर्व इट। एकदम छोटे बच्चों के लिए कोई थिएटर नहीं होता। थिएटर्स में घुसने के लिए ज़्यादातर थिएटर्स में ये लिखा जाता है कि 5 साल से कम 5 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं घुस सकते हैं। तो व्हाट अबाउट द रियली स्मॉल चिल्ड्रन? क्या थिएटर उनके लिए ज़रूरी नहीं है? और अगर उनके लिए थिएटर ज़रूरी है तो किस तरह का थिएटर? क्योंकि जिस तरह का थिएटर, जो जिस तरह से हम 7 8 साल के बच्चों के लिए कहानियाँ कहते हैं या थिएटर करते हैं, 6 महीने के बच्चे के लिए उस तरह का थिएटर नहीं कर सकते, बिकॉज उनके वर्ल्ड एक्सपीरियंस मतलब इट्स अ 6 मंथ ओल्ड वर्ल्ड एक्सपीरियंस। तो अगर आप उनको पंचतंत्र की कहानी सुनाएंगे, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो उनके लिए उसी तरह का थिएटर बनाना पड़ेगा जो उनके वर्ल्ड एक्सपीरियंस में वैल्यूएबल हो, जो उनके वर्ल्ड एक्सपीरियंस में रिलेटेबल हो। तो इसके लिए बहुत लंबी स्टडी भी चल रही है पूरी दुनिया में अर्ली ईयर्स थिएटर को लेके, 6 महीने से 6 साल के बच्चों के लेके अगर इनके लिए थिएटर बनता है तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सेंसोरियल एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इस तरह का थिएटर सिर्फ रिसीविंग वाला थिएटर नहीं होता कि मुझे कुछ बताया जा रहा है और मैं देख रही हूँ और सुन रही हूँ, इस तरह का इट्स नॉट इनफ।
फॉर वेरी स्मॉल चिल्ड्रन वो काफ़ी नहीं है। बहुत छोटे बच्चों के लिए मल्टी सेंसोरियल बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज टच, आँखें और कान से जितना इम्पोर्टेंट है टच, टेस्ट, फील, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो और स्टिम्युलस, कितना स्टिम्युलस आप दे सकते हैं, कितना स्टिम्युलस बहुत ज़्यादा है, और कितना कौन सा स्टिम्युलस कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस सब को लेके बहुत लंबी स्टडीज चल रही हैं ऑन, इसका भी एक ऑर्गेनाइजेशन है स्मॉल साइज नेटवर्क करके, जो इसी को लेके काम करते हैं। तो आप इनके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं अर्ली ईयर्स थिएटर के बारे में। तो हमारा उद्देश्य यही था, क्योंकि हमारे देश में एकदम छोटे बच्चों के लिए काम नहीं है और होना चाहिए। तो हमने एक छोटी सी ट्रेनिंग की ऑन मटेरियल थिएटर, ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल थिएटर फॉर चिल्ड्रन, फॉर वेरी स्मॉल चिल्ड्रन, और इट वर्क्स। एकदम छोटे बच्चे भी थिएटर डिजर्व करते हैं, इसलिए हमने किया, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। आपको सुन आई होप इससे क्योंकि मैं मैं अपने नाटक के थ्रू बच्चों को कुछ सिखाना नहीं चाहती हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ। तो अक्सर कभी भी मैं नाटक में कुछ बात कह पाऊँ, या बच्चे बच्चे को कुछ मैसेज दे दूँ, ये मेरा कभी उद्देश्य नहीं होता। इनफैक्ट इस तरह के थिएटर से मुझे बहुत सख्त नफरत है, कि ये माना जाता है, बहुत बहुत ये अनफॉर्चुनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मिसकंसेप्शंस हैं, खास करके स्कूल्स में, कि बच्चों का थिएटर मतलब बच्चों को कुछ मैसेज दिया जाए, कुछ सिखाया जाए। और थिएटर वाले हमेशा उसको लेके बहुत लड़ते हैं कि थिएटर का उद्देश्य मैसेज मैसेज देना और सिखाना नहीं होता, सिर्फ मैसेज। तो कभी कभी तो हम इसलिए भी नाटक करते हैं कि बच्चों को सिर्फ थिएटर वॉचिंग का जो एक एक्सपीरियंस है वो मिले, रादर दैन वो बोझ कि इस नाटक से मैंने आज क्या सीख लिया, मुझे क्या मॉरल मिला, जो मेरा कभी उद्देश्य नहीं होता। मैं काफ़ी एमोरलिस्टिक नाटक कर देती हूँ बच्चों के लिए। थैंक यू गाइस सो मच। हम, अगर आप लोगों के और भी कुछ सवाल है या ख्याल है, मैं बहुत ओपन हूँ लोगों के ख्याल, ओपिनियंस सुनने के लिए मैं भूखी हूँ। इनफैक्ट क्योंकि मैं बहुत सालों तक अकेले काम करती रही हूँ, ऑब्जेक्ट थिएटर बहुत सालों तक मैं अकेली थी जो कर रही थी इस देश में। अब धीरे 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 और लोग बने हैं, तो मैं हमेशा भूखी रहती हूँ लोगों की फीडबैक जानने में, लोगों के ख्याल जानने में, उनसे कि क्या क्या ले सकूँ इस सब के लिए। तो अगर कुछ भी आपके दिमाग में आता है तो आप प्राइवेटली मुझे लिख सकते हैं, फेसबुक पे लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कैसे भी भेज सकते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू कनेक्ट विद पीपल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।